नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं हर्षित। मेरे साथ है मेरे सहयोगी उत्कर्ष मिश्रा और आज हमारे साथ है खास मेहमान अंकित अवस्थी। अंकित जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। कहते हैं ना, इकोनॉमी को लगभग बहुत ही पीछे ले जा चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया की चिंता है। ट्रंप आए दिन कभी बयान देते हैं कि हमने जीत लिया है ईरान को, कभी कहते हैं नहीं, जिसको अपना तेल लेना है खुद जाए। तो आए दिन वो मतलब कहते हैं ना, बयानवीर बन रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आज 1 घंटे पहले वो क्या ट्वीट करेंगे, 1 घंटे बाद क्या ट्वीट करेंगे, कुछ दुनिया समझ ही नहीं पा रही है। ट्रंप के बयानों को समझना, हमने एक थ्योरी अभी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल की थी, उसको मैडमैन थ्योरी नाम दिया था और उसके ऊपर हमने खुद ने एक बहुत बड़ा डिटेल जानकारी सेशन किया था कि पगला गए हैं ट्रंप। असल मायने में क्या है कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति, इनके एक पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं रिचर्ड निक्सन, कुछ वैसा बिहेव कर रहे हैं। एक तरफ लोगों को डराओ और दूसरी तरफ लोगों से प्यार से बतियाओ। तो डराना और प्यार से बतियाना, ये दोनों की जो तकनीक इन्होंने सिंगल व्यक्तित्व में डाल ली है, वो वर्तमान के ट्रंप हैं। अब रिलेट करें इनको रिचर्ड निक्सन से, तो आप पाएंगे कि बिल्कुल वैसे ही वियतनाम वॉर में रिचर्ड निक्सन ने वियतनाम को परमाणु बम का धमकी दिया था कि मैं परमाणु बम गिरा दूंगा। लेकिन वियतनाम चूंकि इस बात को डिकोड कर गया था कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो वो इनके सामने खड़ा रहा और फाइनली अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। ट्रंप ने भी ईरान में इतना ज़्यादा प्रेशर टैक्टिक अपना दिया है कि तुम्हारा खर्ग आइलैंड छीन ले जाएंगे, तुम्हारे पावर प्लांट उड़ा देंगे, तुम्हारे यहाँ पर इस्फहान से आकर के यूरेनियम उठाकर निकाल ले जाएंगे, तुम्हारे नेताओं को मार डालेंगे, तुमको सब तरह से संकट में डाल देंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को बोल करके कि सुनो यार, बात कर लो। पाकिस्तान को भेज रहे हैं वांग वी से मिलने चाइना, कि जाओ एक बार चाइना से कहो, क्या पता वो उसकी बात मान ले। रास्ता नहीं खुल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो एक तरफ एक्सट्रीम प्रेशर देकर चल रहे हैं और दूसरी तरफ अपने जितने भी उनको पता है कि ये लोग वो हैं जिनकी बात शायद ईरान मान ले, उन सब से बातचीत की जा रही है। तो ट्रंप इस समय अपनी समझ का बेहतरीन उपयोग कर रहे हैं। चूंकि उनका पर्सनल कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जो भी है यहाँ से आगे उनका फायदे में ही कन्वर्ट होना है। अगर हॉर्मुज बंद भी रहता है तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो अमेरिका तेल का एक्सपोर्टर है, तेल का पैसा कमाएंगे। युद्ध लंबा खिंचता है तो डिफेंस के नाम पर जितने भी वेस्ट एशिया के देश हैं, ये आकर के उनसे डिफेंस मांगेंगे। इक्विपमेंट बिकेंगे तो रक्षा के उपकरण इनके बिकेंगे। तो अमेरिका को तो ओवरऑल फायदा ही हो रहा है युद्ध से। बिगड़ रहे हैं हालात दुनिया के देश के, जिसकी वजह से ट्रंप ने आज कहा कि जिन्हें तेल चाहिए वो आके रास्ता खुलवा लें, हमें कोई लेना देना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं है। युद्ध एक बहुत ही गंभीर विषय है। यहाँ पर लोगों की जान हानि होती है, कई लोग, बच्चे मारे जाते हैं, महिलाएं मारी जाती है, लेकिन दुनिया इसकी गंभीरता को नहीं समझती। चाहे वो ईरान हो, चाहे इसराइल हो, आखिर दोनों तरफ से मिसाइल तो जा ही रही है ना, लोग मर रहे हैं। उसके अलावा कि संकट भी आ रहा है, एलपीजी का भी आ रहा है। देखा होगा कि किस तरह से संकट भी आ जाता है दुनिया के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर। तो गंभीरता नहीं दिख रही है इसके अंदर कोई, मतलब लग रहा है ना ट्रंप इसको इतना गंभीर नहीं ले रहे हैं। उनके लिए तो एक मौज मस्ती बन चुकी है ना, कि आज वो क्या बयान दे रहे हैं, उनके लिए मतलब मौत का खेल हो चुका है एक तरह से ही। देखिए, आपने शब्द दुनिया कह करके अमेरिका को जर्नलाइज करने की कोशिश कर दी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप मुझसे कहो कि और अंकित क्या हालचाल है। तो ये वो वाली स्थिति है कि आप चीज़ों को जर्नलाइज करके समझ रहे हो कि दुनिया एक जैसी है। यहाँ बड़ा अंतर है लेवल का। अमेरिका प्रथम वर्ल्ड कंट्री है, यूरोप सेकंड वर्ल्ड कंट्री है। हम जैसे लोग थर्ड वर्ल्ड से सेकंड वर्ल्ड में जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के अलग अलग सोपान हैं। कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं जिन्हें युद्ध होने पर लाभ होता है, उनमें नाम इसराइल और अमेरिका का आता है। तो उन्हें क्यों फर्क पड़ेगा? अब युद्ध का लाभ ईरान को भी मिलने लग गया है, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो चुंगी लगाकर बैठ गया है। जब उसको पता है कि जो यहाँ से जहाज गुजरेगा वो पैसे देके जाएगा, सबके दिमाग में अब ईरान से नेगोशिएट करने की बात आ गई है। आप विचार करिए, एक समय तक अमेरिका द्वारा लगाए गए काटसा के चलते ईरान से लोग बात करने से हिचकते थे कि यार इसके साथ ट्रेड कर लिया तो हमारे ऊपर ट्रेड प्रतिबंध आ जाएंगे। और अब क्या हो रहा है, हर देश बैक चैनल से बात करने निकल पड़ा है कि यार सुनो, तेल का जहाज निकल जाने दो। थाईलैंड बात कर रहा है, इंडिया बात कर रहा है, चाइना बात कर रहा है, सब देश अपने अपने स्तर पर कि यार जहाज निकल जाने दो। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका सीधा सा मतलब है कि ईरान भी एक तरह से इस युद्ध में अपने आप की पोजीशन को मजबूत होते हुए देख रहा है। और उसके यहाँ आई मजबूती दो तरह से दिखाई दे रही है। एक, उसके इंटरनल पॉलिटिक्स जो कभी धार्मिक नेताओं के द्वारा, सुप्रीम लीडर्स के द्वारा रन की जाती थी, उसे इस युद्ध से मजबूती मिली है। दूसरा, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो बिल्कुल डिटोरिएट हो चुकी थी, जहां उनकी करेंसी रियाल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, आज वो वापस से दुनिया के हाशिए पर आके खड़े हो गए, दुनिया के सामने खड़े हो गए, फ्रंट पर आकर खड़े हो गए। आज ईरान के शैडो फ्लीट को अमेरिका खुद परमिशन दे रहा है। जहां अमेरिका ये बोलता था कि काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट,
जिसके माध्यम से रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान, इनसे अगर किसी ने भी व्यापार किया तो उसको अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। हालत ये कि अब ट्रंप खुद कह रहे हैं कि इस क्षेत्र से जितने भी शैडो फ्लीट गुजरते हैं, मैं परमिशन देता हूं कि ईरान के जहाज खरीद लिए जाएं, ईरान से एलपीजी ले लिया जाए। तो अब आप बताइए, जब युद्ध लड़ने वाले लोग विनर बन रहे हों तो गंभीरता क्यों दिखाएंगे? एक बार ट्रंप ने ये भी तो बोला था ना कि वो हमें गिफ्ट भेज रहे हैं, 20 जहाज भेज रहे हैं। उसके बाद अगले दिन वो कह रहे थे कि जिसको यूके के लिए बोला, खास तौर पर उन्होंने मेंशन भी करा था फ्रांस को भी, जिसको हमसे जो तेल लेना चाहे हमसे ले सकते हैं, हमारे पास पर्याप्त तेल है। लेकिन आप जाइए, लड़िए उनसे जो हमारे साथ नहीं था, अपना युद्ध अब खुद लड़िए, अब मैं नहीं बचाने वाला किसी को। इस तरह की वो दोस्त भी तो वो दिखाते हैं अपने साथी यूरोपियन देशों को। यही तो मैंने कहा ना कि अमेरिका को जरूरत है ही नहीं। अब आप ऐसे समझें कि इस युद्ध से जब अमेरिका को फायदा हो रहा है, मैं पहले ही स्टेटमेंट में बोल चुका हूं, तो यूके हो, फ्रांस हो, इंडिया हो, जिस भी देश को अब जरूरत है कि दुनिया की कीमतें स्थिर हों, वो तो जाकर के नेगोशिएट करें। ट्रंप को जो करना था कि अपना दुनिया में माहौल इतना रहे कि हम अव्यवस्था भी पैदा करें तो लोग ट्रंप ही ट्रंप चिल्लाएं, मैं व्यवस्था भी बनाऊं तो ट्रंप ट्रंप चिल्लाएं। आप सोचकर देखिए कि वेस्ट एशिया में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पहली दूसरी बार जब राष्ट्रपति बने तो अपनी पहली यात्रा पर सऊदी अरब आए। $600 बिलियन अकेले सऊदी अरब ने दिए, $1 ट्रिलियन के अराउंड कतर ने उनको दिए। खुद उन्होंने बयान दिया कि मैं $6 ट्रिलियन लेकर आया हूं। यानी कि जब शांति रखी इन देशों के साथ तो भी $6 ट्रिलियन लेकर चले गए। आज भारत की अर्थव्यवस्था $4.25 ट्रिलियन पर खड़ी है। $6 ट्रिलियन तो वो एक बार में मित्रता में ही ले गए कि आए थे तो चलिए 2-4 पैसे लेके चलते हैं। उसके बाद में अब जब इनकी स्थिति खराब कर दी, उससे भी पैसे ले जाएंगे। अब इन सबको आने वाले समय में डिफेंस के नाम पर इनका थाड़ खरीदना पड़ेगा, पैट्रियट खरीदना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो कंपनियां यहां से भागने की बात करेंगी उन्हें हाथ पकड़कर रोकना पड़ेगा। ईरान की ताजा धमकी है कि मैं मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में जितने भी अमेरिकन कंपनीज हैं, चाहे एप्पल है, एचपी है, जिसकी भी फेसबुक है, इन सब के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाऊंगा। आप अगर गलती से भी खर्ग आइलैंड के बारे में सोचते हैं, पावर प्लांट के बारे में सोचते हैं, इस्फहान पर अटैक के बारे में कि मैं आकर के यूरेनियम ले जाऊंगा उसके बारे में सोचते हैं, तो मैं आपके जितने भी मुख्यालय उनको निशाना बनाऊंगा। आप समझिए, दुबई जैसा शहर, दुबई बनने के पीछे की कहानी जब आप तलाशेंगे तो पाएंगे कि उसमें बहुत बड़ा योगदान इन विदेशी कंपनियों का है कि इन्होंने आकर अपने मुख्यालय बनाए। बहुत सारे लोग वहां पर सेफ हेवन समझ के काम करने गए। जब ये कंपनियों का निशाना बनाया जाएगा, लोग भागने लगेंगे, पलायन करने लगेंगे। इस बात के लिए भी ये देश अमेरिका के सामने फिर गिड़गिड़ाएंगे कि साहब अपने लोगों को कहिए कि रुक जाएं, इन लोगों को सुरक्षा दे दो कि लोगों में विश्वास रहे कि ये यहाँ नौकरी करें। तो आप समझिए कि व्यवस्था बना करके भी कमाया और व्यवस्था बिगाड़ करके भी कमाया, ऐसा बहुत कम लोगों को लाभ मिला। नहीं, तो आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि ट्रंप पगला गए, हम आपने अपने यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो डाली है। पॉइंट यही है कि ईरान यहाँ धमकी दे रहा है कि हम आपकी जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, सब पे अटैक करेंगे। आपने ये भी बताया कि ये पूरा कारोबारी, ट्रंप ने अपना जो कारोबारी जाल जो उन्होंने कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उसी रास्ते पे जा रहा है फिर क्लियर कट। देखिए क्या है ना कि अमेरिका ने अपने आप को इस तरह से मजबूत कर रखा है, जिस देश की करेंसी, जैसे मान लीजिए कि आज हमारा रुपया हमारे देश की करेंसी है, लेकिन उससे सामान आप अपने ही देश में खरीद पा रहे हैं। अमेरिका की करेंसी डॉलर है। दुनिया में 60% से अधिक व्यापार केवल डॉलर में होता है। अमेरिका ने अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली है कि कल को अगर वर्ल्ड में कहीं पेमेंट का क्राइसिस होता है तो उसे बस डॉलर छाप के प्रोड्यूस करना है कि ये ले जाइए, डॉलर ले जाइए और मस्त रहिए। तो जिस देश ने मंदी को भी ताकत बना रखा हो, तो उसे समझिए कि ये कंपनियों का गिरना उठना मैटर ही नहीं करता। अल्टीमेटली वैल्यूएशन तो केवल एक नंबर मात्र रह गया ना। आपको पता है कि आज मैं दिखा रहा हूं कि एनवीडिया का स्टॉक $5 ट्रिलियन का है। क्या फर्क पड़ रहा है वो 4 का रहे, 10 का रहे, अमेरिका है ना। वो ट्रिलियन में तो बाद में तो डॉलर ही बोल रहे हो ना एंड में, तो डॉलर तो उसका अपना है ना, वैल्यू उसको डिसाइड करनी। अब चूंकि दुनिया ग्लोबलाइज्ड है और ग्लोबलाइज्ड हुई दुनिया में मार्केट की डिमांड और सप्लाई पर वैल्यूएशन होती है, तो जब डिमांड भी वो कंट्रोल कर लिया युद्ध से, क्या किया उसने अल्टीमेटली, पूरे बाजार में तेल जो सबसे इस समय मतलब ये मानिए कि गोल्ड के बाद का ब्लैक गोल्ड है जिसको कहा जाता है, इतनी बड़ी कमोडिटी है, उसकी प्राइस को पूरी तरह कंट्रोल में कर लिया। इस समय अगर सही से पूछा जाए तो जिसके ट्रक पर या जिसके जहाज पर कोई गोला नहीं फेंक सकता वो अमेरिका है। कि भाई अगर भाई की गाड़ी जा रही है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इवन ईरान तक नहीं लगा पाएगा। अगर चाहे कि मैं गोला मार दूं तो इतनी सुरक्षा उनके पास है कि आप मुश्किल से उनके 1-2 वॉरशिप को टारगेट कर पाएंगे। तो सोचिए कि दुनिया भर को अगर वो संकट में डालकर खुद केवल अपने यहाँ रखे तेल के स्टॉक को बेचने निकलता है।
आज उसके पास पूरी तरह वेनेजुएला कंट्रोल में है, विश्व का सबसे ज्यादा तेल रखने वाला देश उसके कंट्रोल में है, उसके एक्सपोर्ट को वो कंट्रोल में ले आता है कि चलो भाई अपन तेल निकाल के देश भर दुनिया भर को बेचेंगे। तो बताइए ना किसका फायदा है? नहीं है तो ट्रम्प का ही फायदा है। जैसे ये सब जान रहा है, हर आदमी जान रहा है कि ट्रम्प अपना ही फायदा देखते हैं। हाँ। इसीलिए युद्ध वाली स्थिति। हाँ। इस युद्ध से ट्रम्प को अमेरिका को कहीं ना कहीं वेपन्स का फायदा हो रहा है। अमेरिका ही सामान बेच रहा है सबको, तेल का फायदा हो रहा है, सारी चीज़ों का तो अमेरिका को फायदा हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये बड़ी कंपनियां के भरोसे ही पूरी, अभी आप समझिए पूरी दुनिया उन्हीं के भरोसे चल रही है। हम खबर भी निकाल रहे हैं गूगल पे, यूट्यूब भी अमेरिका, सब कुछ तो उसी के भरोसे चल रहा है। लेकिन ये स्थिति बन क्यों रही है? हम अभी तक उन्हीं के ऊपर निर्भर हैं। ट्रम्प खेलते जा रहे हैं। ईरान लगातार धमकी दे रहा है कि मैं मार दूंगा, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। अब अगर ये क्राइसिस बन गई, एनर्जी क्राइसिस, सारी चीज़ें बन गई, तो अब इसका क्या उपाय करेंगे फिर लोग? देखिए, उपाय किसको चाहिए? जिसको नीड है। डिमांड को उपाय चाहिए, सप्लाई को नहीं चाहिए। दो तरह से बाजार को समझिए आप। बाजार में दो पहलू हैं, एक वो जो जरूरतमंद है और एक वो जो सप्लायर है। अमेरिका ने दो तरफा जब बारी खेली, पहले उसने टैरिफ लगाए तो सप्लायर चिंता में आए कि यार मुझे माल बेचना है, क्योंकि ये पेड सबसे ज्यादा पैसा देने वाला देश है, यानी जिसका कंज्यूमर सबसे अमीर है। तो हर दुनिया का देश परेशान हो गया कि सुनो सर, टैरिफ मत लगाओ, हम आपके देश में माल बेचना चाहते हैं। आयरनी देखिए, माल बेचने के लिए भी चिंता आपको, और जब वो बेचने पर खुद उतरता है तो खरीदने के लिए भी आप ही लाइन में खड़े हैं। तो जब भी आप ये सवाल कर रहे हैं कि इसमें इन लोगों को समाधान चाहिए या नहीं, तो आंसर है नहीं चाहिए। समाधान आपको और मुझको चाहिए, हम जैसे देशों को चाहिए जिनकी अर्थव्यवस्था इंपोर्ट आधारित है। जैसा कि ट्रम्प ने कहा कि भाई जिसको तेल चाहिए, जिसको चाहिए तेल, अपना आप जाके ट्रम्प के बारे में एक जो बहुत अच्छी बात आप जान सकते हैं, वो व्यक्ति दोगला नहीं है। आज उसको मन में आ रहा है कि उत्कर्ष अच्छे हैं, और उत्कर्ष बहुत अच्छा आदमी है तुम, और तुम झूठ बोलते हो भाई, तो उसको बोलने में हिचक नहीं आएगा। ये वो व्यक्ति है जिसको ये सही मायने में पावर का फीलिंग आ गया है कि तुम मुझे राष्ट्रपति से हटा नहीं सकते, अर्थव्यवस्था मेरी बिगाड़ नहीं सकते, मेरे खिलाफ गोला मार नहीं सकते, तो मैं हम्बल क्यों रहूं? मुझे ह्यूमिलिटी नहीं रखनी। नहीं, तो एक पहलू तो दिख रहा है ना, ट्रम्प का जो हाल ही का बयान है, हाँ। उसमें उन्होंने क्या बोला कि मैं किसी भी तरीके से ईरान से वापस आना चाहता हूँ। ये युद्ध, मतलब ये हर जगह यही हुआ ना कि ईरान ये युद्ध विराम होने वाला है, खत्म। अभी कुछ दिन पहले सीज फायर हो गया। अमेरिका का इतिहास रहा है, ही इज ए गुड इनिशिएटर बट नॉट ए गुड फिनिशर। वो शुरू बहुत अच्छा करता है। जैसे अगर कहा जाए मैराथन दौड़ना है, तो एक व्यक्ति है जो मैराथन में स्प्रिंट दौड़ दे, तो सबको लगेगा कि अरे देखो भीड़ में वो आदमी आगे चला गया, लेकिन वो फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचता। आप उसका इतिहास उठाकर देखिए, चाहे आप इराक वॉर को देख लीजिए, 8 साल तक वहां पर लड़ा। वियतनाम को उठाकर देख ली, 10 साल तक लड़ा, कुछ नहीं हुआ। अफगानिस्तान 20 साल तक लड़ा, कुछ नहीं हुआ। ट्रम्प वो समझदार आदमी है जो अफगानिस्तान के अंदर इतना हंगामा मचाए, उसके बाद खुद से अपने सैनिकों को निकाल कर ले गए। आपको याद होगा जब अगस्त 2021 की हम बात करते हैं, तो ट्रम्प का ही आदेश था, जाते जाते आदेश देके गए थे, बाइडेन तो बस पूरा करवाए थे कि हम अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस आना है। इसका मतलब ये शुरू बहुत अच्छा करते हैं, फिनिश नहीं कर पाते। तो अभी ट्रम्प ने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया कि मैंने शुरू तो बहुत अच्छा कर दिया, लोग अभी मेरी सफलता की तारीफें करने की स्थिति में हैं कि मैंने खमनेई खत्म कर दिए, इनके मेजर स्ट्रेटेजिक ठिकाने खत्म कर दिए, दुनिया को क्राइसिस में डाल दिया। अब अगर इसको मैं लंबा खींच ले गया, तो फिर कहीं ना कहीं मुसीबतें चलकर दुनिया में जब मंदी की आएंगी तो वो अमेरिका को खा जाएंगी। पहली बार है कि निवेशकों ने सोने में भी निवेश नहीं किया, गोल्ड में भी निवेश नहीं किया। अक्सर ऐसा माना जाता है कि वॉर टाइम में जब मार्केट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है तो लोग ऐसा सुरक्षित निवेश का रास्ता चुनते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब खाड़ी में युद्ध हुए हैं तब तब लोग गोल्ड के पीछे भागे हैं कि चलो स्टॉक गिर रहा है, कोई बात नहीं, स्टॉक की जगह इस समय गोल्ड खरीद के रख लेते हैं क्योंकि बुरे वक्त का साथी है। इस बार जो ट्रेंड दिख रहे हैं वो ये है कि गोल्ड का भाव भी नीचे गिरता हुआ आ रहा है। एक आध दिन की बात होती तो समझ में आता, लगभग 10 दिन से आप ये खबर सुन रहे हैं कि गोल्ड नीचे, गोल्ड नीचे, गोल्ड नीचे। इसका मतलब क्या है? तो गोल्ड नीचे तो आप और हमको ये समझ में आना चाहिए कि यार सस्ता मिल गया, 20,000 रुपये का, मतलब 10 ग्राम अगर 20,000 रुपये तक नीचे गिरा है तो चलो ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो खरीदने क्यों नहीं जा रहे हो फिर? पैसा आदमी जो खरीदने पहले जा रहा था, जो 2.25 लाख रुपए तक तोला खरीद रहा था, वो अब 1.5 महीने क्यों नहीं खरीद रहा है? तो आंसर ये है कि उसके अंदर एक भय बैठ गया है कि पैसा की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ जाएगी, लिक्विड की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ जाएगी। तो जब आपके अंदर ये भय बैठने लगे, अच्छा आप और मेरे खरीदने से सोने का भाव नहीं बढ़ता है, विश्व की जब ग्लोबल बैंक्स खरीदती हैं
कि भाई सस्ता माल मिल रहा है, चलो खरीद लेते हैं, बुरे वक्त में काम आएगा। सोचो कि उन्हें भी ज़रूरत इस समय ये लग रही है कि इस समय खरीदार जिससे हम, इस समय जो विक्रेता है जिससे हम तेल बेच खरीदते हैं, वो गोल्ड नहीं मांग रहा है, मुझसे डॉलर मांग रहा है। और डॉलर के हाल क्या हो रखे हैं? मजबूत होता जा रहा है। वॉर में डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपए में खरीदना उसके लिए भारी होता जा रहा है, रुपया मतलब डॉलर के सामने पस्त पड़ा है। तो हो क्या रहा है कि आपको गोल्ड भी नहीं चाहिए, अब आपको चाहिए कि भैया सुनो डॉलर दे दो यार। तो ऐसे में निवेशक जब गोल्ड के पीछे भी ना भागे, तब सीधा सा अर्थ निकलता है कि युद्ध लड़ने वाला देश, उसका तो करेंसी मजबूत हो रहा है, जिसको सुरक्षित समझा जाता था उससे मोह भंग हो रहा है। इसका मतलब विश्व में भय बैठ गया है, और जिसने युद्ध शुरू किया था वो पावरफुल हो गया है। ये स्थिति अगर लंबे समय तक बनती है तो खरीदार जो आज गोल्ड में नहीं खरीदने जा रहा है, वो तेल भी खरीदने से रुकेगा। फिर वो बहुत सी चीजों में, जैसे आज आपको तकनीकी लाभ के लिए हो सकता है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगानी थी, इतने बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना था, सरकार हो सकता है पीछे हट जाए कि यार सुनो बाद में करेंगे, क्योंकि वॉर टाइम है। अभी प्राथमिकताएं बदल गई, जैसे कोरोना टाइम पर हुआ, बहुत सारे जरूरी प्रोजेक्ट्स को बैक बर्नर कर दिया गया कि नहीं, अभी बहुत सारे काम जरूरी हैं जिन्हें हम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पूरा विश्व अगर ऐसे चलने लगे तो यही धीरे धीरे स्थिति मंदी की तरफ जाती है। तो अमेरिका ये समझता है कि मैंने युद्ध शुरू कर दिया, ये काम तो 1 महीने में हो गया। ट्रंप अगर आप पीछे हटने की बात कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि अगर मंदी आ गई ना, तो जो मैं आज मजबूती का एंजॉय कर रहा हूँ उसका एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। ये फिर कोरोना जैसी स्थिति बन जाएगी कि मैं तेल भर के बैठा हूँ, कोई खरीदने ही नहीं आ रहा है। अच्छा, आपने कोरोना का जिक्र कर दिया, इसलिए मैं पहले ही ला दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने संसद में बोल दिया कि पूरे भारत को एक टीम इंडिया बन के तैयार होना पड़ेगा, और कोरोना जैसी हमने ऐसी विपत्ति का कोरोना में भी सामना किया है, जिसके बाद हर जगह तनाव बन गया, लोगों में डर बैठ गया, एलपीजी संकट, सारी चीज़ें वो तो फेस करनी थोड़ी थोड़ी पड़ी। तो क्या सही में भारत में ऐसी स्थिति बन रही है कि तेल नहीं आने की वजह से कोरोना जैसी स्थिति, लोगों को लग रहा है कि जैसे कोरोना में प्रॉब्लम हो गई थी वैसी स्थिति होगी? तो इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? देखो, कोरोना में जो अर्थव्यवस्था के आधार पर आप भाषा में बात करें तो आप क्या पाएंगे कि कोरोना के अंदर व्हीकल चलने बंद हो गए थे। व्हीकल चलने बंद हो गए तो आपको तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन केवल गाड़ी खरीदना और चलाना या यही थोड़ी ना इकोनॉमी है। इकोनॉमी में कुल मिलाकर वित्त का मूवमेंट जरूरी है, धन का सर्कुलेशन जरूरी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपके घर के अंदर 10 सदस्य रहते हैं और आपके घर को 10 लाख रुपए दे दिए जाएं, 1-1 लाख रुपए सबको बांट दिए जाएं। अब आप कहते हैं कि साहब हम सबके पास 1-1 लाख रुपए हैं। अच्छा, बोले आज क्या कर रहे हैं? तो आज उत्कर्ष जी ने अपने 1 लाख रुपए अपने छोटे भाई को दिए। बोले वाह क्या गजब ट्रांजैक्शन किया है साहब। अब उनका छोटा भाई कहता है कि मैंने 1 लाख रुपए तुरंत उत्कर्ष जी को वापस लौटाए और छोटे भाई को आधा, मतलब 50,000 इनको लौटाए। पूरा घर जो है ना वो 10 लाख रुपए को इतना घाम घेर कर दिया कि 7 दिन के अंदर 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन दिखने लग गए। क्या कहिएगा, अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई? ये है तो अभी भी वहीं खड़े हैं आप। यही सीधी सी बात है कि जब आप विश्व के साथ खड़े होते हैं, कोरोना संकट क्या था असल में? रुपया इंडिया का रुपया में खड़ा था। रुपया ना तो जा रहा है ना आ रहा है, माल नहीं बिक रहा है, ना कच्चा माल आ रहा, मतलब ना आप अपना कच्चा माल बेच पा रहे हो, ना फिनिश गुड खरीद पा रहे हो, क्योंकि आइसोलेशन में चले गए हो। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में जो मूवमेंट देख रहे हो वो केवल घर के अंदर की चीजें हैं, खेल रहे हैं आप, कमा नहीं रहे हैं। समझे? तो इस पूरी स्थिति को प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि कोरोना जैसा हाल हम फेस कर चुके हैं, मतलब उस दौर में भी तो यही हुआ था कि तेल आ ही नहीं रहा था, जहाज आना मना था कि जहाज आ रहा है 100 लोगों की जान ले रहा है। तो ऐसे में आपने आइसोलेशन भुगता तो अर्थव्यवस्था रुकने लगती है। जब अर्थव्यवस्था रुकने लगती है तो क्या होता है? पैसा किसी कुछ लोगों के खेल में हाथ में संकेंद्रित होने लगता है। अब इसको ऐसे समझिए कि आपके घर के अंदर 10 लोग थे, 10 में सबसे बड़े भाई साहब, सबसे पापा मम्मी दीदी सब लोग रहे। जिनके पास थोड़ी पावर है वो आपके पैसे को भी अपने पास ले जाएंगे कैसे ना कैसे करके। उनको टैक्टिक्स पता है कि लाओ तुम्हें चीज दिलाते हैं, लाओ पैसा लाओ हमें, है। तो ऐसे में अगर आपने ओपन रूट नहीं रखा, अर्थव्यवस्था को खोल के नहीं रखा, देश दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं किया, तो इस देश के अंदर भी वो पैसा कुछ लोगों के हाथ में संकेंद्रित हो जाता है। हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो इंडियन भारतीय राज व्यवस्था में है, उसमें लिखा गया है कि धन का, संसाधनों का संकेंद्रण रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। तो जब सब ये रोकना चाहते हो तो तरीका पता है सरकार को कि लोगों को रोजगार दो। तो रोजगार के नाम पर जो आदमी पैसा इकट्ठा करके बैठा है ना, बड़ा सेठ, वो भी पैसा अपनी जेब से निकालकर रोजगार में लगे लोगों को देगा।
लेकिन अगर आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, जो व्यक्ति रोजगार से पैसा कमाया और निकाल कर गाड़ी के अंदर तेल डलाने गया, उसको तेल नहीं मिल रहा है, तो नौकरी भी नहीं कर रहा है, क्या करिएगा इस पैसे का? मतलब आज जो हम खरीद रहे थे 100 रुपए का तेल, अगर वो 150 में मिल रहा है, इच्छा खत्म कर दे रहे हो आप आदमी की। जैसे आज जिम्बाब्वे का हाल उठाकर देखते हैं कि सब बोरा भर के पैसा लेके गए, तेल आपको जो है गाड़ी के अंदर डलाने के लिए नहीं मिला। एक पाव भाजी जैसा सामान खरीदने के लिए, समझ लीजिए सैंडविच जैसा सामान खरीदने के लिए आपको वेनेजुएला में इतना भर के पैसा ले जाना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन नहीं है इकोनॉमी में। पैसा तो है, पैसा कम थोड़ी है, बोरा भर के है, लेकिन उसकी एवज में वस्तु नहीं है। तो समझना क्या होगा कि वैश्विक व्यापार का होना जरूरी है। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोक दे रहे हैं तो भारत से साल का 112 बिलियन डॉलर का केवल एक्सपोर्ट होता है उस रास्ते। 50 बिलियन डॉलर का सालाना हम वहां से रेमिटेंस प्राप्त करते हैं। सिर्फ हमारे पास तेल थोड़ी आ रहा है, हम हाँ, तो उसी वस्तु रास्ते बेच रहे हैं ना हाँ, भाई, बेच रहे हैं, हाँ। अनाज बेच रहे हैं, अपने लोग जो वहां काम कर रहे हैं वो हम तक कमा के घर भेज रहे हैं, वो सब रुक रहा है। और जब वो सब रुक रहा है तो फिर घर की घर में रह गया, 10 आदमी घर में पैसा रख के बैठे हैं, अंकित अमीर जी, ही नहीं है। एक सवाल था, मैं 2-3 सवाल एक साथ ही ले लेता हूँ। ईरान जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है, वो लगातार झुक नहीं रहा ना, पुष्पा वाला डायलॉग है झुकेंगे नहीं साला, तो वो लगातार उनकी जो एम्बेसी है वो लगातार ट्वीट करती है, ट्रम्प को चिढ़ाती है। ट्रम्प कहता है कि पीस पीस पीस, वो कहते हैं नो पीस। पहला सवाल तो ये कि आखिर ईरान को इतनी शक्ति कहाँ से मिल रही है, क्या तैयारी है उनकी? दूसरा, जो अभी बात चल रही थी व्यापार की, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें आ चुकी है। उसके अलावा अब 2 मोर्चा है कि यमन भी है वहाँ पर, जो हूती विद्रोही हैं, वो कह रहे हैं कि हम बाब अल मंदाब उसको हम बंद कर देंगे। तो वहाँ से भी लगभग वैश्विक व्यापार दुनिया का 12% होता है। एक तरफ हूती हैं, एक तरफ ईरान है, तो व्यापार ठप हो जाएगा ना इस तरह से। पहला सवाल कि ईरान को ताकत कहाँ से मिल रही है। स्थिति यह है कि आप किसी को, मतलब हम टीचर रहे हैं तो हमारे साथ में अनुभव भी जुड़े हैं, हम टीचर रहे हैं, हम पुलिस वाले रहे हैं, तो हमको सारे अनुभव हैं कि कौन किस किस तरीके से चल रहा है। टीचर के रूप में जब रहे तो समझ में आया कि कई बार आप किसी बच्चे को जब बहुत डांटते हैं ना, तो उसके अंदर का भय खत्म हो जाता है। आप घर में भी देखे होंगे कि घर में जब हम छुटके रहते हैं और घर वाले हमको अगर डांट रहे हैं, तो पहले डांटे तो डर था, थप्पड़ खा लिए, वो डर थोड़ा कम हुआ, और जब थप्पड़ पड़ने लगे आप ढीठ हो गए कि अब हमें असर ही नहीं पड़ रहा है कि कूट लो यार, वो खुद से तोड़ दे रहा है, ग्लास उठा के लो मार लो। तो जब वो गांधी जी की तरह गाल आगे करना सीख गया, लो इस पे भी मार लो। एक सेकंड माफ करना, मैं एक प्रश्न और कहना चाहता, मतलब पूछना चाहता हूँ क्योंकि एक सवाल ये और हो रहा है कि जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ईरान बहुत ताकतवर है, वो इजराइल आ गया उसके सामने अमेरिका, इस तरह का नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है कि इजराइल तो इनका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, अमेरिका उसके सामने कुछ भी। इस तरह के नैरेटिव भी सोशल मीडिया पर सेट किया जा रहा है। ये तीसरा प्रश्न भी ऐड कर लीजिए इसके अंदर। दूल्हे राजा मूवी देखी है? नहीं देखी तो दर्शकों ने देखी होगी। उसमें एक दृश्य है, दृश्य ये है कि एक 5 स्टार होटल के सामने गोविंदा एक ढाबा खोल लेता है। अब अगर आप मतलब मूवी ना भी देखी हो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, याद आया मैंने देखी है। 5 स्टार होटल वाला पैसे वाला है कि वो ढाबे वाला पैसे वाला है? सीन हटा दो, दिमाग में अगर विजुअलाइज भी कर रहे हो कि वो न्यूसेंस पैदा कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ढाबे वाला उठा करके होटल की टेलीफोन लाइन काट दे रहा है, रास्ते में आ रहे ग्राहकों को रोक कर बैठ जा रहा है। तो आदमी जिसके पास स्टेक पर बहुत कुछ है ना, वो विनम्रता धारण करने लगता है कि सुनो यार मेरा नुकसान बहुत हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा समाज के जो अधिकांश पैसे वाले लोग हैं, वो ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जहां उन्हें सुरक्षा बहुत आसानी से दे दी जाए। वो किस चीज से डरते हैं? डरते नहीं, वो ये मानते हैं कि मेरे समय की कीमत बहुत है, मैं न्यूसेंस नहीं चाहता। ईरान पावरफुल नहीं हो रहा है, उसका न्यूसेंस बढ़ता चला जा रहा है, और उसका जो न्यूसेंस है वो दुनिया पे भारी पड़ रहा है। तो जब जब भारी पड़ता है तो मैं आपसे केवल इतनी सी पूछता हूं, बताइए पुलिस ज्यादा ताकतवर होती है अपराधी? पुलिस। लेकिन जब भी फिल्म बनती है तो अपराधियों पे बनती है। अपराधी का पूरी फिल्म अगर आप उठा के देखते हैं तो 3 घंटे की फिल्म में 2 घंटे 45 मिनट जो होता है वो अपराधी के अपराध की ही पूरी व्याख्या होती है, और अंत में जाकर के पुलिस उसको ठक से खत्म करके खेल खत्म करती है। पहले तो अपराधी का पूरा चरम दिखाया जाता है ना। तो असल मायने में क्या है कि अपराधी के पास में अपराध की वो क्षमता है कि आपका वो नुकसान बड़ा कर सकता है, वो बड़ा नहीं है, वो नुकसान बड़ा करता है। जब नुकसान बड़ा करता है, आज आप बार करते हैं कि ईरान इस समय अपने आप को पावरफुल प्रेजेंट कर रहा है, नहीं, पावरफुल प्रेजेंट करता तो अपने सुप्रीम लीडर जिसके नाम पर ईरान पूरी दुनिया में खड़ा था उसको नहीं खोता, अपने इतने सारे बड़े लीडर्स को नहीं खोता, खो दिया, उनको नहीं बचा पाया। जब जब वो बोलता है कि हम ये करेंगे, उनको टप से मार दिया जाता है। आज सुर्खी में आप इस आदमी को देखे, कल पता चल रहा है वो है ही नहीं। अगर पावरफुल होते तो बचाते, उसको पावर कहते हैं। पावर इजराइल के पास है। आप नाम लो कि ये आदमी है, बोले कल सुर्खियों में मिलेगा,
पावर इसको कहते हैं। उसको असर ही नहीं पड़ रहा है, वो टारगेट करता है, अच्छा टक हटो, कोई फालतू की झंझट नहीं। लेकिन ईरान क्या कर दे रहा है? ईरान बिल्कुल उस अपराधी की तरह है जो अपराध को इस तरह से प्रेजेंट कर दे रहा है कि आपको लग रहा है कि इसने एक बंदूक के दम पर 100 कॉलोनी के लोगों को बंधक बना लिया है। फिल्मों में जब आप अपहरण के सीन देखते हैं, आतंकवादी लोगों को कैप्चर करके बैठ जाते हैं, तब यही तो सब होता है। आतंकवादियों ने सब लोगों को बंधक बना लिया, हवाई जहाज हाईजैक हुआ, 4 लोगों ने 4 लोगों को बंधक बना लिया। कौन ज्यादा पावरफुल था? उस हवाई जहाज में बैठे लोग क्यों नहीं उठ रहे थे? वो डरपोक नहीं थे, असल में उनके पास पैसा था। वो जानते थे कि मेरी जान की कीमत इतनी है कि इस अपराधी को तो कैसे तैसे लेके सेटल कर दिया जाएगा, मैं इससे भुगतान कर लूंगा। अभी धुरंधर फिल्म के अंदर वो जो सीन है, पहले वाले सीन में दिखाया गया कि आतंकी कहते हैं कि हिंदू कौम डरपोक होती है। भैया हिंदू कौम पैसे वाली होती है, और जो पैसे वाला होता है ना, वो हमेशा अपराधियों को पालने की गलती कर रहा होता है। भारत में हमेशा आक्रमण क्यों हुए? इतिहास को अगर आप खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि ये जितने भी लोग थे जो अफगानिस्तान से आते थे, ईरान से आते थे, तुर्की से आते थे, मंगोल से आते थे, ये भुखमरे थे। सिल्क रूट से माल निकाल कर, चाइना का सिल्क लेकर भारत के व्यापारी बेचने यूरोप जाते थे, भर करके पैसा कमा कर लाते थे, गोल्ड कमा कर लेकर आते थे। गोल्ड उस समय की बड़ी प्रमुख मुद्राओं में था। हम बढ़िया गोल्ड भर के अपने पास रखते थे। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। सोने की चिड़िया में जब व्यापारी लोग लेकर सोना लौट रहे होते थे तो रास्ते में देखते थे यार ये लोग बहुत सही हैं, अभी मसाला भर के लेके गए और गोल्ड भर के वहां से लेकर आ रहे हैं, तो इनको रोको भाई साहब, जाने का यहाँ पे इतना चुंगी में पैसा लगेगा। बोले यार ये पकड़ो। अब उनमें से कुछ अपराधी इतने बड़े हुए जिनको ये लगा कि यार ये इतना गोल्ड लेकर जाते हैं, तो अगर इनके घर में ही चलकर डकैती दी जाए तब तो मजा ही आ जाएगा। तो वो लोग कहां से दौड़ते दौड़ते सिंधु नदी को क्रॉस करते करते भारत तक पहुंचते, और दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते पेट भर जाता। सच तो यही है ना। पानीपत के अधिकांश क्षेत्र में युद्ध क्यों हुए? कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये बॉर्डर पर युद्ध क्यों हुए? उसके आगे क्यों नहीं पहुंच पाए विदेशी आक्रांता? बहुत एकाध इक्का दुक्का कहानियां सुन पाते हैं आप। क्यों? इतना पैसा देख लिया कि भाई साहब इतना भी होता है, लो लूटो और चलो घर। तो भारत पर हमेशा आक्रमण हुए, ये एक पक्ष है। लेकिन यह भी कहा जाए कि भारत सोने की चिड़िया था तो आक्रमण हुए। भारत ने आक्रमण होने दिए। क्या हिंदू डरपोक था? नहीं। वो समझता था कि अब बेटा तुम जो पैसा लेकर जा रहे हो, तुमसे व्यापार और बढ़िया हम करेंगे। ऐसा व्यापार करते थे, तभी तो ब्रिटिशर्स वगैरह खोजते खाजते यहां पहुंचे। जब तुर्की के अंदर कुस्तुनतुनिया बंद कर दिया गया, तब वहां से जब कॉन्स्टेंटिनोपोलिस बंद हुआ तो वो लोग रास्ता खोज कर भारत पहुंचे कि यार व्यापारी लोग तो रह गए। तो सरकार बात यह है कि हम लोग अपने कुछ स्वार्थ के लिए, स्वार्थ क्या है कि छोड़ो यार जाने दो, अपराधी को संरक्षण मिल जाता है इस बात से, और अपराधी को लगने लगता है कि हम पावरफुल हैं, और अपराधी के उस अपराध की व्याख्या करने वाले लोग उसे मसीहा दिखाने लगते हैं। असली हीरो तो ये है, असली हीरो पैसा है। नहीं तो इधर आप ईरान को अपराधी ही बता रहे हैं, अपराधी बता रहे हैं। आप समझिए ना कि इंडिया ने क्या बिगाड़ा था, या फिर जापान ने ईरान का क्या बिगाड़ा था। आज हमारे देश के अंदर सरकार को एक्साइज ड्यूटी कम करनी पड़ी पर लीटर के हिसाब से। जो 10 रुपया कम हुआ वो सरकारी खजाने में गया, कम पैसा है। कम पैसा सरकारी खजाने में गया तो कल को आपकी सड़कें कॉम्प्रोमाइज होंगी, अस्पताल कॉम्प्रोमाइज, स्कूल कॉम्प्रोमाइज, सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपका खाता कम हो रहा है ना जी। भारत का आरबीआई अपने फॉरेक्स में से पैसा निकाल करके वापस रख दे रहा है, लीजिए भाई हम डॉलर निकाल दे रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि किसी एक देश ने न्यूसेंस पैदा किया है। अब आप कहेंगे कि नहीं साहब उसने नहीं, उसने किया था। अरे भाई तुम दोनों की लड़ाई थी, तुम डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल कहा करते थे। हमने तो नहीं कहा डेथ टू ईरान, और ना ही तुमने कहा डेथ टू इंडिया। जब दोनों ही चीजें नहीं थी तो हम क्यों भुगत रहे हैं? नहीं, मैं इसी पे आने वाला था कि आप जो न्यूसेंस वाली बात कर रहे हैं, तो लेकिन ट्रंप भी तो वही कर रहे हैं ना। आखिर शुरुआत तो ट्रंप ने की, परेशान तो हर जगह तो यही हेडलाइन बने ना, ट्रंप की ईगो की वजह से सारी चीजें ये आपको लग रहा है कि ट्रंप, देखिए ट्रंप तो इस समय वो आदमी है, जैसे कई बार पैसे वालों में एक आदमी ऐसा पैदा हो जाता है, वो कहता है कि ये बहुत चिल्लर मचा दिए, सुनो मेरे पास गोली है, सबको मारेंगे अब चलो मेरे पास मिसाइल है, मैं फोड़ दूंगा इनको। तो ट्रंप ना, दो नजरिए हैं ट्रंप को देखने के। कुछ लोग ट्रंप को कहते हैं कि ये पगलाया हुआ आदमी है, लेकिन वो कई अमेरिकन के लिए हीरो है। क्यों? कि जो जो अमेरिका के खिलाफ गंध मारता था, फेंकता था, उनको वो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। मादुरो बैठ करके वेनेजुएला में एनी टाइम अमेरिका को बदजुबानी करता था, एनी टाइम। आप उठाकर देखिए इतिहास, वो अपने देश की जनता को कम संबोधित करता था, अमेरिका को ज्यादा करता था।
हर अमेरिकी सोचता था यार हम इतने कमजोर हैं कि यार हमें कोई भी बोल के चला जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरे घर के सामने कोई एक न्यूसेंस एलिमेंट आकर रोज मुझे गाली देकर जा रहा है और मैं इज्जत में कि यार छोड़ो यार मेरे घर जो है शीशे का बना है, 2 पत्थर मार जाएगा फूट जाएगा, छोड़ो यार छोड़ जाना तो ठीक है। कुछ कॉलोनी वाले हंस रहे हैं कुछ नहीं है देखिए ये करके चला कुछ गया, नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, रौला दिखाते रौला नहीं, करने दिखाते। के आपके घर में से एक उपद्रवी बच्चा बाहर आया, उन अंकल को बोरे में भरा, भर के घर में बंद किया और लोगों से कहा कि सुनिए ना कोई आएगा बचाने, तो सब लोग कह रहे हैं सॉरी अंकल आप हमें भी मारेंगे। वो वाला सवाल रह गया लाल सागर और जो अदन की खाड़ी वाला था, बाबा बंदा। तो अब क्या है ना जी कि जब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिए तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का न्यूसेंस आप सबने देख लिया। देखिए ट्रम्प ने क्या कहा लोगों से, अभी बहुत वो आदमी मैं इसलिए कह रहा हूँ दोगला नहीं है वो आदमी, जो है वो मुंह पे बोलता है। अब जब वो इतना मुंह पे बोल दे रहा है कि सुनो देखो मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं, मुझे बदला लेना था, खमने ही बहुत चिल्लाता था कि ट्रम्प कुछ नहीं कर पाओगे, कूट दिया, खत्म कर दिया, हटाओ। अब तुम्हारी दिक्कत है क्योंकि दिक्कत इसने रास्ता रोक के मेरी खड़ी ही नहीं करी। वो दुनिया वालों से कह रहा है कि सुनो महाराज मेरा तो माल ज्यादा बिक रहा है, तुम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो इस बात को, महंगाई तुम्हें मार रही है, मैंने कर दिया जो मुझे करना था, मेरे पास ताकत है, तुम्हारे पास ताकत है, आओ मुझे मारो। भाई वो एक बात खुलेआम बोलता है कि दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो आकर के अमेरिका से लड़े, सच है। दुबक्कर रशिया बैठा है, दुबक्कर चाइना बैठा है, ये अगर ट्रम्प चाहे तो चुटकी भर में ये खेल खत्म है ना जी, खेल खत्म है, वो करके दिखा चुका है, समझिए। देखिए वो पहले जांचा इस चीज को, पहले वो जो अंकल बाहर गाली दे रहे थे ना, पहले ट्रम्प जाकर के उनको बाहर गली में कूट आया था। ये मजा आता है, ये कूटने के बाद कुछ बोलते नहीं है। वो किया जब टैरिफ खेला तो वो था क्या, टैरिफ असल मायने में उसने ये जांचने का प्रयास किया था कि कौन इतना तेज है जो कुल बुलाएगा। ना रूस कुल बुलाया, ना चाइना कुल बुलाया, सब शर्तें कबूले कर दी। तो जब सब शर्त मान गए तो अब बेटा आ जाओ तुम लोग, अब तुमको मैदान में लेके चलते हैं, वहां हराएंगे। तो वो भैया इस समय कबड्डी खेलने के मूड में है। अब क्या कर रहा है ना कि जब ये पूरा खेल इन देशों के साथ खेला तो कहा कि देखो मुझे दिक्कत थी ईरान से, जब पहली बार JCPOA हुआ था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, इनका एग्रीमेंट बना था ओबामा के टाइम पर, जब ईरान को न्यूक्लियर एनरिचमेंट की परमिशन दी गई थी, ट्रम्प उसी समय मुखालफत करते थे ओबामा का कि नहीं भाई ये गलत कर रहे हो, ईरान को मत दो। सेकंड कार्यकाल में आए तो ट्रम्प ने आते ही काटसा लगाया कि ईरान को साहब पैसा नहीं देंगे, हटाओ इनका JCPOA हटाओ, हटा दिया, काटसा लगा दिया। उसके बाद फिर बोलते हैं सेकंड टर्म में जब आए यार देखो भाई बहुत हो गया, ईरान अगर ऐसा रहा तो ये न्यूक्लियर बम बना लेगा, तुम नहीं समझ पा रहे हो कि अगर ये बना लिया तो कोई भी छाती पर बांधकर आएगा जिहादी और यहां पर खत्म कर जाएगा, उसको खत्म करना पड़ेगा, ये आवश्यक है अमेरिका की रक्षा के लिए। इजराइल ने उसको मोटिवेट कर दिया कि सर सुनो आवश्यक है, बोले चलो तो जरूरी है तो करते हैं, इरादा नहीं भूलना है। नहीं भैया तो चलो आगे भैया चलो, मकसद नहीं भूलना, मकसद नहीं भूलना, तो मकसद नहीं भूलना है तो वो उसी तरीके से निकल आए। अब आ गए, आकर के साहब इनको गोला मार दिए। अब ट्रम्प बोल रहे सुनो भैया अपना खत्म हो गया, तुम्हारा लीडर बताओ, फर्स्ट लेवल खत्म, सेकंड लेवल खत्म, थर्ड लेवल खत्म, सब खत्म, अब तुम्हें जो करना है करो, अब तुम जो भी करोगे फायदा मेरा है। अब ट्रम्प का फायदा ही फायदा है, इसीलिए वो सबसे करेंगे सुनो भैया अब जाकर के सब लोग अपना अपना काम करवा लो। नहीं तो अगर अच्छा ये सारी चीज़ें तो एकदम क्लियर कट समझ में आ गई, लेकिन फिर नेटो देश ट्रम्प के अगेंस्ट में सारी चीज़ें, क्योंकि यही माना जाता है अगर आप नेटो के सदस्य में किसी भी देश के ऊपर अगर आप हमला करते हो तो पूरे नेटो पे हमला माना जाता है। लेकिन यहाँ नेटो ही पूरा विरोध में आके बैठा हुआ है, किसी ने मदद करने के लिए मना कर दिया। स्टार्टिंग में ट्रम्प नाराज भी बहुत हुए, अब भले आगे बोल रहे भाई आपने जैसे समझाया वो तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ट्रम्प ने बुद्धिमानी तो की है, ट्रम्प ने असली गेम ट्रम्प ने खेला। कोई नहीं है, देखिए ट्रम्प से बड़ा बिजनेसमैन इस समय, बिजनेसमैन जो राष्ट्रपति है वो ट्रम्प है और वो प्रॉपर तरीके से व्यापार करते हैं और उनसे बड़ा राष्ट्रप्रेमी कोई नहीं है इस धरती पे। जितने भी नेता जो कहें कि हम राष्ट्रभक्त, वो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त कि भैया सुनो हम अमेरिका को इतना चाहते हैं और तुम सबको फील करा रहे हैं कि हम कितने पावरफुल हैं। मैं कई बार बोलता हूं, करा भी नहीं पा रहे लेकिन खुद तो बहुत तगड़ा। नहीं एक सवाल मेरा ये था कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ट्रम्प किसको मार रहा है, वेनेजुएला को, ईरान को, उसमें ताकत है तो किसी परमाणु संपन्न देश के ऊपर आक्रमण करके दिखाए, चाइना को मार के दिखाए, रशिया से लोहा लेके दिखाए, तब पता चलेगा ना। दूसरी बात ये कि ग्राउंड पे अभी तक वो आए नहीं, अभी ट्रूप्स भेज रहे हैं। देखी हूं मैं, बीच में ऐड करूंगा, कई फिल्मों के अंदर ना एक सार दिया जाता है और वो सार ये होता है कि आदमी को मत मारो, इसकी इज्जत खत्म कर दो। जब आप ट्रम्प के ऊपर आकर के टिकते हैं कि साहब ट्रम्प ये सब कर रहे हैं कि लोग उनको इस तरह से पागल मानेंगे या फिर लोग उनके खिलाफ चले जाएंगे, नहीं भाई, नाटो कंट्री हो या अमेरिकन कंट्री, कोई भी मतलब कोई भी देश कहीं पर भी खड़ा हो,
ट्रंप को समझने में पहले गलती की है, अब कोई गलती नहीं कर रहा है। और रही बात की परमाणु संपन्न देश पर गोला फेंकने की, तो भाई साहब रशिया के पर कतर दिए, आपको पता भी नहीं चला। जो रशिया कभी खड़ा रहता था क्यूबा के साथ, वेनेजुएला के साथ, सीरिया के साथ, ईरान के साथ, कहाँ है? मादुरो उठाए गए। मादुरो 1 महीने पहले रशिया के साथ टाई अप किए कि सर हमारे साथ कोई संकट होगा तो आप हमारे बचाने आइएगा, गए। लेकिन इस वक्त तो रशिया बोल रहा है ना कि भाई मैं ट्रम्प के ईरान के साथ हूँ। कैसे पुतिन साथ का हैं? पुतिन ये का भैया भी तुम बयान संघर्ष है। करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नेताजी वाले बात है। सीरिया के बशर अल असद रातों रात भाग करके रशिया में शरण लिए। अल शरा, जिसकी तस्वीर आज वायरल हो रही है, जिसके ऊपर अमेरिका इनाम रखा था, अमेरिका ही चाहा तो अल शरा बैठा और अमेरिका ने ही उसको मोस्ट वांटेड से आज राष्ट्रपति बनवा के बिठा दिया सीरिया के अंदर। उठाइए क्यूबा के हाल, जिस क्यूबा ने कभी मिसाइल ने अमेरिका के ऊपर इस तरह तान के खड़ी कर दी थी कि कल बम चलाएंगे तुम खत्म हो जाओगे, आज वो क्यूबा 3 महीने से पानी के संकट, तेल के संकट के लिए जूझ रहा है। बिजली सब एकदम हालत बंद। खराब है, कचरा मंडल बन रखा है पूरा। ऐसे में कोई देश खबर तक नहीं ले रहा है। क्या कहिएगा आप? कह रहे हैं परमाणु, उसका आभा मंडल खत्म कर दिया भाई। किसका खत्म कर दिया है? पावर, न्यूक्लियर पावर। जो ये कहा करता था कि कोल्ड वॉर के बाद में जो सबसे बड़ी पावर बची है वो रशिया है। कौन पावर निकल कर रहा है? नहीं, वो बताइए। कहने का मतलब सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोग कहते हैं कि वो शी जिनपिंग की एक कॉलर तो पकड़ के दिखाया, अगर ट्रम्प में इतना दम हो तो कहते हैं ना लोग, ये वो मुर्गा लड़ाने लोग वालों की हाँ बातें हैं। हाँ कि पुतिन को पकड़ के दिखाया तो है। ये करके दिखाए, फिर तो वो करके दिखाए, वो वाली बात है। अदरवाइज ना उसने जो करना था वो बहुत बढ़िया से कर दिया है। अब शी जिनपिंग को दिखाना, 4 साल के कार्यकाल में दुनिया को 1.5 साल में उसने इतना आनंद दिला दिया है कि अब आदमी यज्ञ कर रहा है कि भैया हटो तुम यार, परेशान हो गए हम। और कितना दिखाएगा वो? चलिए सर, आपसे एक आखिरी सवाल है कि युद्ध कब खत्म हो जाएगा, कब शांति मिल जाएगी? यार ये बहुत गंभीर सवाल अब बनता चला जा रहा है। ट्रंप का जिस तरह का व्यक्तित्व है, उनका भी बहुत कुछ करना है इस जीवन में। ईरान पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हो गया उनका। वो ऑफिशियली बम गोला चाहे जिंदगी भर चलाते रहेंगे। अब ऑफिशियल ये अनाउंसमेंट कर देंगे, सुनो 2 महीने बाद, अब 2 हफ्ते बाद मेरा फोकस नहीं है ईरान, अब मेरे फोकस में दुनिया के कुछ और देश हैं। और वो हिंट भी दे चुके हैं, क्यूबा इज नेक्स्ट। वो फोकस अपना शिफ्ट कर लेंगे, गोले चलते रहेंगे। जैसे इराक में आज तक शांति नहीं हुई, सीरिया में आज भी जब चाहे गोला इजराइल मार दे रहा है, युद्ध के नाम पर अफगानिस्तान में बम धमाके होते रहते हैं, पाकिस्तान चला ही दे रहा है। आपके स्पेक्ट्रम से जो अमेरिका का ध्यान है वो हटा दिया जाएगा। मतलब समझो, रिपोर्टर जो ईरान में ये कवरेज करने गए हैं कि हाँ देखो अमेरिका ये गोला चला रहा है, अब उनको कहा जाएगा चलो छोड़ो, अब अगले देश में चलते हैं। ये हालात है और कुछ नहीं है। जैसे वेनेजुएला पूरी तरह से स्पेक्ट्रम से गायब हो गया ना, बिल्कुल वैसे। उत्कर्ष जी कोई अच्छा, सवाल? हाँ, मेरे 1-2 सवाल हैं, छोटे छोटे में ही लूंगा। एक सबसे बड़ा सोशल मीडिया पे सवाल हर जगह ये, एक तो एनर्जी क्राइसिस वाला माहौल बन चुका है, ठीक, सब लोग परेशान हैं, तेल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सरकार बोल रही है कि सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, आप परेशान मत होइए। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बीच में एक शब्द आ रहा है इंटरनेट केबल वाला, और हर जगह ही खबर बन रही है कि इंटरनेट केबल काट देगा ईरान ने वो लैंड वाटर माइंस लगा के भी रखी हुई हैं। अगर इंटरनेट